हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विद भुवनेश चैनल आप सभी का फिर से स्वागत है। हमने पिछले क्लास में चर्चा किया था गुलाम वंश के बारे में। आज हम लोग उसके आगे शुरू करेंगे, राइट? क्योंकि हमने दिल्ली सल्तनत के बारे में क्या किया था, शुरू कर दिया था। तो इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं, रिवीजन कर देते हैं। गुलाम वंश 1206 से 1290 ईस्वी तक। हम लोग क्या अभी पढ़ रहे हैं, दिल्ली सल्तनत के बारे में। दिल्ली सल्तनत काल 1206 से 1526 ईस्वी तक। इसमें से हम लोग क्या किए थे, जिसमें हम लोग बताए थे, इसमें 5 वंश के बारे में जानना है, जिसमें से फर्स्ट हम लोग स्टार्ट किए थे गुलाम वंश के बारे में। इसमें हम लोग जाना था कि गुलाम वंश के संस्थापक थे कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, इसने राजधानी कहाँ बनाया था, लाहौर को अपनी राजधानी बनाया था। इन्हें लाख बख्श की उपाधि प्रदान की गई थी। इसे हम लोग पढ़ चुके हैं, रिवीजन है। ठीक है, क्या क्या हम लोग पढ़े थे इस पिछले क्लास में। इन्हें हातिम ताई और चंद्रमा का देवता भी कहा करते थे। ठीक है, और साथ ही कुरान खां के नाम से भी जाने जाते थे। इन्होंने इनके द्वारा किया गया कार्य क्या क्या किए थे। कार्य हमने बताया था कि ये अजमेर में ढाई दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद का निर्माण किए थे। ठीक है, दिल्ली के क्षेत्र में कुव्वत उल इस्लाम नामक मस्जिद का निर्माण किया दिल्ली के क्षेत्र में। उसके बाद जाना था हमने कुतुब मीनार की नींव रखा था इन्होंने। 1210 ईस्वी में चौगान घोड़े पर सवार होकर क्या खेल रहे थे, चौगान यानी पोलो खेलते वक्त क्या हो गया था, ये घोड़े से गिर जाने के कारण क्या हो गया था, मृत्यु हो गया था। साथ ही इन्होंने अपनी पुत्री का विवाह किसके साथ करवाए थे, अपना दास इल्तुतमिश के साथ। ठीक है, ये कौन थे, दास थे। उसके बाद अगला शासक लोग जाने थे। अगला शासक जो बना था वो हमारे कौन बने थे, आराम शाह। कौन थे, कुतुबुद्दीन ऐबक के पुत्र। ठीक है, आराम शाह की हत्या कौन कर दिया था, इल्तुतमिश द्वारा। ये हम लोग क्या कर चुके हैं, कल पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं। आज हम लोग जानेंगे इसके आगे के राजा के बारे में, कौन इसके बारे शासक बनता है, राम शाह के बाद कौन अगला शासक बनता है, राइट? तो ये हम लोग पढ़ चुके हैं।
अब अगला जो शासक आता है बराम शाह के बाद, इल्तुतमिश। इल्तुतमिश, ठीक है। ये 1211 से 1236 तक ये शासक करते हैं अपने क्षेत्र में। तो इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं थोड़ा। जिस तरह कुतुबुद्दीन ऐबक गौरी का गुलाम था, उसी तरह इल्तुतमिश भी कुतुबुद्दीन ऐबक का क्या थे, गुलाम थे। तो इन्होंने क्या किए थे, आराम शाह की हत्या करके ये उसके जगह पे क्या कहते हैं, शासक करना शुरू किए थे। तो इन्होंने जब अपने शासन में शासक के बने, तो इन्होंने काफ़ी क्षेत्र को क्या किया, वापस से जीतना शुरू किया। क्योंकि जब गौरी भारत के क्षेत्र में आक्रमण करके साम्राज्य विस्तार कर रहे थे, तो कुतुबुद्दीन ऐबक जैसे ही शासक बनते हैं, वैसे से उसके शासक के क्षेत्र में, शासक में उनके बहुत सारे क्षेत्र जो गौरी जीते थे वो क्या हो गए थे, स्वतंत्र हो चुके थे। तो वापस से उस क्षेत्र को जीतने का प्रयास कौन कर रहे थे, हमारे इल्तुतमिश, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं इल्तुतमिश के बारे में आज की क्लास। तो इल्तुतमिश है, इल्तुतमिश को हम लोग जानते हैं दिल्ली सल्तनत या फिर गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है, ठीक है। किसको, इल्तुतमिश को, राइट। इन्होंने जो कुतुबुद्दीन ऐबक अपनी राजधानी लाहौर को बनाया था, लेकिन इन्होंने लाहौर को राजधानी ना बना करके अपनी राजधानी दिल्ली को बनाया, ठीक है। इल्तुतमिश ने अपनी राजधानी कहाँ बनाया, दिल्ली में। साथ ही जब कुतुबुद्दीन ऐबक बहुत सारे क्षेत्र का स्वतंत्र हो गया उसके कार्यकाल में, तो कुतुबुद्दीन इल्तुतमिश ने उस क्षेत्र को जीतने का प्रयास किया। तो इन्होंने बहुत सारे आक्रमण भी किए, बहुत सारे इसके क्षेत्र में आक्रमण भी हुआ, जो गौरी के ही कुछ दास थे। इन्होंने अपने राज्य में सिक्का का, अरबी सिक्का, शुद्ध अरबी सिक्का चलाया, ठीक है। सिक्का का प्रचलन किया, जिसमें से 2 सिक्के आते हैं। एक था एक होता है चांदी का सिक्का और एक तांबा का सिक्का। चांदी का सिक्का को हम लोग बोलते थे, उसके काल में टक्का कहा जाता था, और इसको जित्तल कह करके पुकारते थे, ठीक है। अब इल्तुतमिश जब अपने साम्राज्य में एक शासक के रूप में थे, तो इसके साम्राज्य में एक खलीफा रहते थे। जब तक किसी व्यक्ति को खलीफा खिल्लत का प्रमाण नहीं देता था, तब तक वो स्वतंत्र शासक नहीं कहलाते थे। तो 1229 ईस्वी में 1229 ईस्वी में खलीफा द्वारा खिल्लत का प्रमाण मिला। किसको, इल्तुतमिश। अब इल्तुतमिश क्या कर सकता है, अब अपने वंश के उत्तराधिकारी को बना सकता है, अपने शासक बना सकता है। क्योंकि खलीफा के द्वारा एक प्रमाण दिया जाता था, खिल्लत का प्रमाण, उसी के माध्यम से कोई भी शासक अब अपने वंश को उत्तराधिकार बना सकता है, ठीक है। साथ ही खलीफा के द्वारा सुल्तान ए आजम की उपाधि दी गई। किसको, इल्तुतमिश को, ठीक है। तो ये इतना कार्य इधर इल्तुतमिश के द्वारा इतना किया गया।
अब हम लोग आगे जानते हैं इसके बारे में। इल्तुतमिश ने अपने क्षेत्र में इल्तुतमिश अपने क्षेत्र में इक्ता सिस्टम इक्ता प्रणाली का शुरुआत किया। इसका इक्ता प्रणाली होता क्या था उस समय? इल्तुतमिश के शासक में इक्ता प्रणाली होता क्या था उसके बारे में सबसे पहले चर्चा कर लेते हैं। इधर देखिए, जब कोई राज्य, मान लेते हैं इल्तुतमिश का एक राज्य था, बड़ा सा एक क्षेत्र था, ये क्या करते थे अपने क्षेत्र में छोटे छोटे टुकड़ों क्या करते बांट देते थे। इस तरह क्या करते थे, छोटे छोटे टुकड़ों में विभक्त कर करके बीच में अपना एक केंद्र में अपना शासक करते थे। अब इस क्षेत्र में जो छोटे छोटे टुकड़े में बांटा गया है, यहाँ पे क्या करते थे, इक्तेदार को रखते थे। इक्तेदार कौन होते थे? एक आर्मी होती थी, आर्मी की सेना होती थी, ठीक है। ये आर्मी की सेना क्या करती थी, इस क्षेत्र बाहरी आक्रमण से बचाने के साथ साथ ये क्या करता है, आक्रमण इधर तो बाहरी आक्रमण से भी ये प्रोटेक्ट कर रहा है। इक्तेदार सभी में क्या है, क्षेत्र में, छोटे छोटे क्षेत्र में बैठा हुआ कौन, आर्मी लोग बैठा हुआ है। अब इस क्षेत्र में जितने बाहरी आक्रमण होता था तो इससे क्या करते थे, ये बाहरी आक्रमण से आर्मी लोग क्या करते थे, उसके इस साम्राज्य को सुरक्षा करते थे। साथ ही इस क्षेत्र में जितने भी व्यक्ति थे, रहते थे यहाँ के लोग, इन सभी क्षेत्र से क्या करते थे, टैक्स को कलेक्ट करके, टैक्स मतलब कर को कलेक्ट करके कहाँ देते थे, यहाँ पे केंद्र में भेजते थे, इल्तुतमिश का पास भेजते थे। तो इसी को क्या बोला जाता था, इक्ता प्रणाली। आशा है कि आप लोग को समझ में आ गया होगा इक्ता प्रणाली होता क्या था। ये अच्छा था, साम्राज्य के लिए बहुत ही अच्छा था, ये यूज़ करते हैं। इसके बाद आगे जानते हैं। अब आगे जानते हैं, इक्ता प्रणाली तो शुरू कर दिया। अब इसके द्वारा कुछ आक्रमण भी किए गए हैं इल्तुतमिश के शासन के क्षेत्र में, इसके इल्तुतमिश क्षेत्र में कुछ आक्रमण भी किया गया है। इल्तुतमिश के क्षेत्र में कुछ आक्रमण किया गया था, उसमें से हम लोग कुछ जान लेते हैं। जो पहला आक्रमण किया गया था, हम लोग सभी को जानते हैं, मंगोल शासक कौन थे, मंगोल शासक चंगेज खां। चंगेज खां अनबन हो जाता है किसके साथ, चंगेज खां को अनबन हो जाता है जलालुद्दीन मंगबरनी के साथ। चंगेज खां को जलालुद्दीन मंगबरनी के साथ कुछ अनबन हो जाता है, कुछ टसमस हो जाता है, जिसके कारण से जलालुद्दीन मंगबरनी पीछा करते हुए अपने क्षेत्र से बाहर भगाता है। तो ये भाग करके कहाँ जाता है, इल्तुतमिश के क्षेत्र में आता है, ठीक है। इल्तुतमिश के क्षेत्र में आ जाता है। अब इल्तुतमिश के क्षेत्र में आने के बाद जलालुद्दीन मंगबरनी है, वो क्या मांगता है, कुछ इससे सहायता मांगता है इल्तुतमिश से, जलालुद्दीन मंगबरनी। जब जलालुद्दीन मंगबरनी इल्तुतमिश के क्षेत्र में आता है तो इल्तुतमिश से मदद करने से क्या कर देता है, ये इनकार कर देता है। अगर इल्तुतमिश जलालुद्दीन मंगबरनी का मदद करता तो इसका मतलब था कि चंगेज खां इल्तुतमिश को उस शासन के क्षेत्र से पूरी तरह से पराजित कर देता है, युद्ध में पूरी तरह से पराजित कर देता है, क्योंकि चंगेज खां काफ़ी बड़े प्रतापी शासक थे। एक युद्ध में अच्छे युद्ध, बहुत सारे युद्ध किए थे, बहुत सारे युद्ध में विजय भी प्राप्त किए थे, बहुत अच्छे मात्रा में इसके पास सैनिक भी थे। तो अगर
ऐसा कहा जाता है इल्तुतमिश अगर मदद करता जलालुद्दीन मकबरनी को तो इल्तुतमिश का साम्राज्य पूरी तरह से तहस नहस कर देता, लेकिन इल्तुतमिश ने इनकार कर दिया मदद करने से, तो अपने क्षेत्र को क्या कर लिया, बचा लिया। ऐसा कहा जाता है कि इल्तुतमिश अगर मदद कर देता तो चंगेज खां के प्रकोप से कोई उसको बचा नहीं पाता। तो ये एक बहुत बड़ी संकट था जो इल्तुतमिश का टल गया था उस समय, राइट। एक ये था आक्रमण। दूसरी आक्रमण थी कुछ गौरी के दास। गौरी के दास, दो दास आते थे, एक आते हैं नासिरुद्दीन आलदोज थे, एक थे आलदोज और दूसरा था नासिरुद्दीन कुबाचा, ठीक है। नासिरुद्दीन कुबाचा आलदोज था, पहला आक्रमण आलदोज ने किया किस पर, इल्तुतमिश पर। एक गौरी, ये भी कुतुबुद्दीन ऐबक का दास था, लेकिन गौरी का दास कौन था, कुतुबुद्दीन ऐबक था, और साथ ही आलदोज नासिरुद्दीन कुबाचा सारे गौरी का दास था। ये चाहता था कि हम गुलाम वंश का हम शासक बने आलदोज, इसलिए आलदोज क्या करता है, इल्तुतमिश पर आक्रमण करता है। तो आलदोज क्या करता है, इल्तुतमिश पर क्या कर देता है, आक्रमण कर देता है। जब इल्तुतमिश पर आक्रमण करता है, और इस क्षेत्र में कहाँ पे दोनों आक्रमण करता है, ये इधर से ये आते हैं, इधर से ये तराइन वाले क्षेत्र पर आक्रमण करता है, तराइन वाले क्षेत्र में। इसी को बोला जाता है तराइन का तृतीय युद्ध, ठीक है। यानी कब लड़ा गया था ये, 1215 से 1216 ईस्वी में एक युद्ध लड़ा गया था। इस युद्ध में आलदोज की क्या हो जाता है, हार हो जाती है, और ये आलदोज के हार होने के बाद इल्तुतमिश को क्या कर देता है, वहाँ पे हत्या कर देता है, ठीक है। दूसरा आता है नासिरुद्दीन कुबाचा। नासिरुद्दीन कुबाचा भी क्या करता है, इल्तुतमिश पर आक्रमण करता है। आक्रमण, इसकी तो हार हो गई, अब आक्रमण ये भी क्या, अब ये आक्रमण करता था, इसका भी क्या हो जाता है, युद्ध में हार हो जाती है, जिसके कारण से क्या करता है, हार हो जाने के बाद भागने का प्रयास करता है। तो इल्तुतमिश को पीछा करते हुए करता है इल्तुतमिश नासिरुद्दीन कुबाचा को, तो नासिरुद्दीन कुबाचा सिंधु नदी से छलांग लगाकर हत्या कर लेता है, खुद हत्या कर लेता है, आत्महत्या कर देता है, ठीक है। तो ये हमारा 3 आक्रमण इल्तुतमिश के शासन में किया गया था। मंगोल कब आक्रमण किया था, मंगोल शासक 1221 में किया था, आक्रमण किया था, ठीक है। याद रखिएगा डेट इसी से पूछता नहीं है, लेकिन रेस कर देते हैं इसको। आक्रमण तो हो गया इल्तुतमिश के कारण, शासनकाल में कितने आक्रमण हुआ था। अब हम लोग जानते हैं इल्तुतमिश द्वारा क्या क्या अपने साम्राज्य के क्षेत्र में, अपने साम्राज्य में क्या क्या कार्य किया था, उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। उन्होंने अपने साम्राज्य में कुछ अच्छे अच्छे कार्य भी किए, कुछ अच्छे निर्माण भी किए, निर्माण कार्य क्या क्या किए हैं तो देखते हैं। निर्माण कार्य, इन्होंने क्या किया, सबसे पहले तुर्कान ए चहलगानी का पद बनाया। ये जो तुर्कान ए चहलगानी का पद था, ये 40 गुलामों का संघ हुआ करता था, ठीक है। एक 40 गुलामों का संघ हुआ करता था, जो क्या करता था, शासक को
शासन में मदद करता था, राइट। 40 गुलामों का संघ, तुर्कान ए चारगानी क्या होता है, एक पद बनाया जो क्या करता था, 40 गुलामों का संघ होता था, जो क्या करता था, शासक को शासन में मदद करता था, राइट। क्योंकि इन्होंने क्या किया था, अपने क्षेत्र को छोटे छोटे टुकड़ों में क्या किया था, विभक्त किया था। अब इस क्षेत्र में तो आर्मी तो रहना चाहिए, लेकिन इस क्षेत्र में भी क्या रहना चाहिए, कोई तो शासन करने वाला रहना चाहिए ना, कोई छोटा शासक होना चाहिए। जैसे कि केंद्र में हम लोग का होता है क्या, केंद्र सरकार होती है, उसी तरह राज्य में राज्य सरकार होती है। तो राज्य का कार्यभार कौन देखता है, राज्य सरकार, और केंद्र का कार्यभार केंद्र सरकार। तो केंद्र पूरा ही सभी राज्यों को कंट्रोल करता है, उसी तरह इल्तुतमिश क्या करता था, सारे राज्यों को कंट्रोल करता था। तो उसी तरह इस 40 गुलामों का इसको कितने भागों में बांटा था, 40 गुलाम, 40 राज्य को क्या कहता है, छोटे छोटे टुकड़े में विभक्त किया था इसको, अपने साम्राज्य को। अब इस क्षेत्र में क्या किया था, 40 गुलामों का संघ बना करके इसमें यहाँ पे रखा था। इस शासन क्या करते हैं, शासन को क्या करते, शासक को क्या करते थे, शासन में मदद करते थे, क्योंकि ये बाहरी आक्रमण से भी बचाते थे और टैक्स कलेक्ट करके इल्तुतमिश के पास पहुँचाते भी थे, ठीक है। अब आगे देखते हैं क्या कर, ये तो पहला हुआ इसका। इन्होंने बंदायूं में जामा मस्जिद का निर्माण किया। अक्सर पूछता है बंदायूं में जामा मस्जिद का निर्माण किसने किया था, तो कौन निर्माण किए थे, हमारे इल्तुतमिश। और इसके द्वारा निर्माण कार्य क्या किया गया था, इनके एक पुत्र थे जिनका नाम था नासिरुद्दीन महमूद। ये कौन थे, इल्तुतमिश का पुत्र था, ठीक है। नासिरुद्दीन महमूद के क्या हो जाता है, मृत्यु हो जाता है। इनकी मृत्यु हो जाने के कारण इल्तुतमिश ने इनके स्मृति में दिल्ली के सुल्तानगढ़ी क्षेत्र में अपने पुत्र का मकबरा बनाते हैं, ठीक है। यह मकबरा भारत का प्रथम मकबरा था, ठीक है। सुल्तानगढ़ी कहाँ है, दिल्ली के क्षेत्र में। इसीलिए इल्तुतमिश को बोला जाता है मकबरा का पितामह, ठीक है। पूछेगा एग्जाम, मकबरा का पितामह किसे कहते हैं, तो इल्तुतमिश को, क्योंकि ये फर्स्ट व्यक्ति थे जिन्होंने मकबरा का इजाद किया, ठीक है। और देखते हैं, इन्होंने स्वयं का मकबरा, खुद का मकबरा, स्वयं का मकबरा कुतुब मीनार के पास बनवाया, ठीक है। और राजस्थान के नागौर में, राजस्थान में एक क्षेत्र है नागौर में अतारकिन का दरवाज़ा बनवाया। ये तो इल्तुतमिश का निर्माण कार्य हुए, इरेज कर देते हैं।
निर्माण कार्य इतने किए थे इनके द्वारा। अब आगे जानते हैं। जब इल्तुतमिश 1236 ईस्वी में बीमार पड़ते हैं तो इन्होंने कहा था कि जो अब हमारे जो साम्राज्य का जो अगला शासक होगा वो हमारी पुत्री होगी। तो इल्तुतमिश का जो पुत्री था, इनका पुत्र और पुत्री दोनों थी, ठीक है। पुत्री थी, उनका नाम था रजिया सुल्तान, ठीक है। इन्हें जब ये बीमार थे 1236 में तो इन्होंने कहा था अपने साम्राज्य में, जितने भी दरबार में कहा था इन्होंने कि जो अगला जो शासक होगा मेरे मरने के उपरांत वो हमारे पुत्री रजिया होगी। इनके एक पुत्र थे, रुकनुद्दीन फिरोज, ठीक है, रुकनुद्दीन फिरोज। ये पुत्र थे इनके। कौन थे? पुत्र। लेकिन इल्तुतमिश मरते हैं तो रजिया सुल्तान ना बनकर के अगला शासक कौन बन जाता है? रुकनुद्दीन फिरोज, ठीक है। तो हम लोग इसके बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले 1236 ईस्वी में इल्तुतमिश का मृत्यु हो जाता है, ठीक है। अब अगला शासक कौन बनेगा? अगला शासक कौन बनना चाहिए? रजिया सुल्तान को बनना चाहिए, लेकिन बनता कौन है? रुकनुद्दीन फिरोज। तो ये ज़्यादा दिन तक नहीं रह पाते हैं शासक, तुरंत इसको हटा दिया जाता है। रुकनुद्दीन फिरोज 1236 में बनते हैं। ये ज़्यादा दिन तक नहीं रहते हैं अपने शासन के क्षेत्र में। ये जो शासन करते हैं, जो शासक बनते हैं, वो अपनी माँ के बदौलत में बनते हैं। इनकी माँ थी शाह तुर्कान, ठीक है। बोला जाता है कि इनकी जो माँ थी शाह तुर्कान, काफ़ी इश्कबाजी थी। इश्कबाजी का मतलब होता है ये काफ़ी ये इधर उधर होती रहती थी, ठीक है। आप लोग समझ ही रहे होंगे इश्कबाज क्या होता है। तो शाह तुर्कान की सहायता से क्या करता है फिरोज क्या करता है? शासन करता है अपने क्षेत्र में। लेकिन रजिया सुल्तान को पता था कि मेरे पिताजी तो मुझे शासक बना करके गए हैं, तो ये क्यों बना है। तो रजिया सुल्तान क्या करती है? भरी दरबार में क्या करती है? जाती है, भरी दरबार में जाती है और वहाँ के जितने भी बैठे रहते हैं मंत्री लोग, इन्होंने क्या कहते हैं? एक न्याय मांगते हैं, न्याय। तो इन्हें बोलते हैं अपने दरबार में जाकर के, उस दरबार में कहते हैं कि मेरे पिताजी जो अगला शासक बनाया था वो मुझे बनाया था, लेकिन शासन कोई और कर रहा है। तो वहाँ के जो जितने भी सेना लोग थे, दरबारी लोग जितने भी थे, तो ये बात उन लोग को समझ में आया और अगला जो शासक बनाया गया वो रजिया सुल्तान को बनाया गया। तो ये ज़्यादा दिन तक रह नहीं पाए क्योंकि ये गैर कानूनी रूप से क्या किया था? शासन कर रहे थे। तो रजिया सुल्तान 1236 ईस्वी से 1240 ईस्वी तक ये करती है, शासन करती है। रजिया सुल्तान क्या करती? दरबार में जब भी आती थी तो कोट पहन करके आती थी और कोट और टोपी पहन करके आती थी, जिसे कुबा एंड कुल्हा कहते थे हम लोग। वहाँ के दरबारी लोग क्या कहते थे? कुल्हा एंड कुबा, ठीक है। तो दरबार में क्या बन के आती थी? कोट और टोपी पहन करके आती थी, जिससे वहाँ के दरबारी लोग को लगता था कि एक स्त्री हो करके एक साम्राज्य को देखभाल कर रही है। तो उन लोग को जलनशीलता होता था, क्योंकि एक इतना छोटी सी लड़की होकर के ये साम्राज्य को चलाएगी, कैसे चलाएगी। तो वो लोग सोचते थे कि रजिया सुल्तान को इस
इस क्षेत्र शासन के क्षेत्र से हटा करके किसी और को शासक बनाया जाए। तो ये तो शासन बन गई, शासक करने लगी रजिया सुल्तान। अब रजिया सुल्तान पंजाब के क्षेत्र में एक इक़्तेदार था, जिसका नाम था अल्तुनिया। ठीक है, अल्तुनिया। तो जब रजिया सुल्तान अपने शासन कर रही थी, शासक कर रही थी, तो रजिया सुल्तान इल्तुनिया पंजाब किधर है, पुराना इसका क्या नाम था उस टाइम, भटिंडा। पंजाब यानी भटिंडा वाले क्षेत्र में, भटिंडा पंजाब, भटिंडा इधर ही। ठीक है, इसको पहले बोलते हैं तबर हिंद। ठीक है, तो जब इस क्षेत्र में कौन था इक़्तेदार, अल्तुनिया इक़्तेदार तो बताए थे। तो भटिंडा वाले क्षेत्र में अल्तुनिया वहाँ के इक़्तेदार थे, वहाँ पे सारे टैक्स कलेक्ट करके रखते थे। लेकिन उनके जो पापा थे इल्तुतमिश, वो क्या कहते हैं, उन सारे क्षेत्र से टैक्स कलेक्ट करके अपने इल्तुतमिश को देते थे सारे कोई। लेकिन ये जैसे ही इल्तुतमिश का मृत्यु होता है, तो पंजाब के क्षेत्र में जो इक़्तेदार अल्तुनिया था वो टैक्स देना बंद कर दिया, जिसके कारण से रजिया सुल्तान ने अल्तुनिया से कहती है कि आप टैक्स क्यों नहीं दे रहे हैं। तो इन्होंने क्या किया कि हम एक आगे स्वतंत्र अपने क्षेत्र के शासक हैं, हम किसी तरह से किसी को टैक्स नहीं देंगे, क्योंकि ये जब ये क्षेत्र में था, इस क्षेत्र में मान लीजिए क्या है, पंजाब के क्षेत्र में था, यहाँ शासक कौन कर रहा था, अल्तुनिया क्षेत्र में टैक्स कलेक्ट करके क्या करता था, इल्तुतमिश को देता। लेकिन इल्तुतमिश जैसे ही क्षेत्र से गया, यहाँ शासक रजिया सुल्तान बन गई। तब ये क्या चाहने लगा कि अब हम क्या करें, अपना क्षेत्र को स्वतंत्र कर ले, इल्तुतमिश से क्या है, रजिया सुल्तान से स्वतंत्र कर ले और हम अपना एक अलग शासक करें अपने क्षेत्र में। ठीक है, लेकिन ये जैसे ही रजिया सुल्तान टैक्स मांगती है अल्तुनिया से, तो इन्हें साफ इनकार कर देती है, क्योंकि हम एक स्वतंत्र शासक हैं, हम किसी को टैक्स नहीं देंगे। जिसके कारण रजिया सुल्तान क्या की, आक्रमण कर दी। ठीक है, किस पर, अल्तुनिया पर। अब अल्तुनिया पर जैसे ही आक्रमण की, तो यहाँ के जो केंद्र में जो जितने भी शासक थे, अब ये आक्रमण करने गई होगी किधर, भटिंडा वाले क्षेत्र में। तो इस आक्रमण में क्या हो जाता है, रजिया सुल्तान की हार हो जाती है। तो हार हो जाने के कारण अब जैसे ही यहाँ पे हार होता है, तो अब उस क्षेत्र में जिस क्षेत्र में शासक कर रहे थे रजिया सुल्तान, इन लोग के दरबार लोग जितने भी वहाँ के दरबारी थे, उन लोग चाहते थे कि रजिया सुल्तान अपने क्षेत्र से कब वहाँ से निकले। और उन लोग जैसे ही रजिया सुल्तान निकली, वैसे ही इस क्षेत्र में अगला शासक बना दिया किसको, बहराम शाह को। ठीक है, अगला शासक किसके बना दिया, ये तो इन लोग जितने भी व्यक्ति थे वो लोग चाहते थे कि रजिया सुल्तान कब अपने क्षेत्र को छोड़ करके जाए। और जैसे ही युद्ध के लिए जाती है, अगला शासक कौन बनता है, अगला शासक बहराम शाह। ठीक है, बहराम शाह कितना बनते थे, ये 2 साल तक शासक करते हैं, 1240 से लेकर 1242 तक। ठीक है, अब देखिए, जब रजिया सुल्तान अल्तुनिया पर आक्रमण किया, तो रजिया सुल्तान की हार हो जाती है, जिसके कारण से अब इधर रजिया सुल्तान को पता चल गया कि जो अगला शासक मेरे क्षेत्र में किसको बना दिया गया, बहराम शाह को बना दिया गया। तो रजिया सुल्तान क्या कर लेते, अब तो उसको जीतने का कोई चांस नहीं था। अब एक इस क्षेत्र में आएगी तो इसको अपना सत्ता थोड़ी ना मिलेगा। तो इन्होंने क्या किया, अल्तुनिया से क्या कर ली, रजिया शादी कर ली। ठीक है, शादी। अब इन दोनों क्या किया, रजिया और अल्तुनिया दोनों मिल करके क्या किया,
शादी करने के बाद इन्होंने आक्रमण कर दिया किस पर? बहराम शाह पर क्या किया? आक्रमण कर दिया। अब आक्रमण करती है, लेकिन आक्रमण करने से पहले जान रहे ये दोनों क्या कर रहे थे? आक्रमण के लिए बहराम शाह के पास आ रही थी, लेकिन बहराम शाह क्या किए? कैथल वाले क्षेत्र में रजिया सुल्तान को क्या की? रजिया सुल्तान और अल्तुनिया को क्या कर दी? बहराम शाह क्या कर दिए? हत्या करवा दी। ठीक है, इस तरह रजिया सुल्तान की वहाँ सत्ता समाप्त हो जाती है और कौन अगला शासक बन जाते हैं? बहराम शाह। ठीक है, अब इसके बारे में जानते हैं। बहराम शाह जो थे 2 साल तक सत्ता में रहते हैं। ठीक है, इन्होंने एक पद का इजाद किया था, पद जिसका नाम था नायब ए मुमालिकात। ठीक है, नायब ए मुमालिकात का पद बनाया था इन्होंने। ठीक है, और एक बहुत बड़ा पद बनाया था इन्होंने अपने शासक के क्षेत्र में। अपने शासन के क्षेत्र में इन्होंने क्या कहते हैं? नायब ए मुमालिकात का जो पद बनाया था, ये बहुत ही बड़ा पद हुआ करता था। ठीक है, इन्होंने कोई खास कार्य नहीं किया, इसलिए हम इसके बारे में उतना नहीं जानेंगे। जो अगला शासक आता है वो अलाउद्दीन मसूद शाह। उन्होंने 1242 से 1246 तक शासन करते हैं। ठीक है, इन्होंने अपने शासन के क्षेत्र में जब तक शासन किया इन्हें कोई ऐसा कार्य नहीं किया जिसके बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है, इन्हें खास कार्य नहीं किया, इसलिए हम इसके बारे में कुछ खास नहीं जानेंगे। अगला जो शासक आता है वो आते हैं नासिरुद्दीन आते हैं। ये कब बनते? 1246 से 1266 तक ये शासन करते हैं, नासिरुद्दीन। ठीक है, इनका नाम नासिरुद्दीन ही था। तो इसके बारे में लोग क्या करेंगे? चर्चा करेंगे। ये तो आप लोग को समझ आ ही रहेगा। अब हम लोग चर्चा करेंगे नासिरुद्दीन के बारे में। नासिरुद्दीन 1246 से 1266 ईस्वी तक ये शासक करते हैं। ठीक है, इन्होंने अपने साम्राज्य में कभी भी एक शासक के रूप में नहीं बिताया। ये हमेशा क्या करते थे? टोपी सिल करके, टोपी जो पहनने वाला था उसको सिल करके अपने जीवन को यापन करते थे। जिसका साम्राज्य में जो वास्तविक शक्ति था वो किसी और के पास था। ठीक है, तो इसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले तो इनका दामाद था, एक दामाद थे जिसका नाम था गयासुद्दीन बलबन। ठीक है, इसके शासक के जो वास्तविक शक्तियाँ थी, वास्तविक शक्ति किसके पास थी? गयासुद्दीन बलबन के पास। ये सिर्फ क्या करते थे? नसरुद्दीन सिर्फ टोपी सिलकर जीवन यापन करते थे। ठीक है, इनके पास एक पद था
जिनका नाम था नायक ए उमाली कात का पद। ये बोले थे सबसे बड़ा पद हुआ करता था जिसने किसने बनाया था, बहराम शाह ने। ठीक है, ये नायब मुमलिकात का जो पद था उन्होंने अपने पद को किसको दे दिया था, बलबन को दे दिया था, क्योंकि ये वास्तविक शासक तो थोड़ी ना थे, वास्तविक उसका साम्राज्य को चला कौन और रहे थे, किसी और चला, वो उस नाम के क्या थे, शासक थे, लेकिन उसका शक्ति किसके पास था, गयासुद्दीन बलबन के। तो ये नायब मुमलिकात का जो पद किसको दे दिए थे, बलबन के दे दिए थे। जो शासक होते थे उसी के पास ये पद हुआ करता था, लेकिन ये किसी और के दे दिए थे, जिसके कारण से वहाँ के जितने भी दरबारी लोग थे, दरबारी या फिर अमीरों, इसका अमीरों ने क्या किया, पद का विरोध किया। ठीक है, विरोध किया, जिसके कारण से नसरुद्दीन वापस क्या करते हैं, नायब मुमलिकात का पद ले लेते हैं। लेकिन कुछ महीनों बाद इस दरबारियों और अमीरों में क्या होता, फूट पड़ता गया, जिसके कारण से वह वापस से पद वापस इनके पास आ जाता है, किसके पास, बलबन के पास। इन्होंने खास कारण नहीं किए, इतने ही जानना इनके बारे में। ठीक है, अब जो एक अगला शासक आते हैं उसके बारे में हम लोग को काफ़ी ज़्यादा जानना है, जिनका नाम कौन है, अगला शासक कौन आएगा, गयासुद्दीन बलबन। ठीक है, ये आते हैं 1266 ईस्वी में, क्या करते हैं, अपना सत्ता संभालते हैं। ऐसे तो वास्तविक तो वही थे। ठीक है, इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो इनको पद प्रदान किया गया था, कितने पद प्रदान किए गए तो वो जानते हैं। सबसे पहले इनको अमीर ए आखुर, अमीर ए शिकार, अमीर ए शिकार, ठीक है, और अमीर ए आखुर, ये सारे पद होते हैं। ठीक है, अमीर ए हाजिब और नायब ए मुमालिकात, ये 4 पद इनको प्रदान किया गया था। तो अमीर ए शिकार का जो पद दिया गया था वो रजिया सुल्तान के द्वारा दिया गया था, किसको, गयासुद्दीन बलबन को अपने दरबार में। फिर अमीर ए आखुर ये दिए थे बहराम शाह ने, इसको दिए थे, बलबन के द्वारा प्राप्त किया गया पद। अमीर ए हाजिब अलाउद्दीन मसूद शाह। ठीक है, और नायब मुमालिक का पद जो दिया गया था वो नासिरुद्दीन के द्वारा। ठीक है, ये इतने पद ये प्राप्त किए थे, कौन, बलबन ने। ठीक है, अब इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, रिहर्स करते हैं। ये बहुत ही खतरनाक माना जाए ना, तो बहुत ही खतरनाक शासक थे बलबन। इन लोग किसी का क्रूरता के साथ व्यवहार करना इसके पास काफ़ी ज़्यादा होता था इसके शासनकाल में। इन्होंने किसी को व्यक्तिगत दरबार में कोई हंसी मजाक बिल्कुल इसको पसंद नहीं था बलबन को। इन्होंने लो और रक्त की नीति अपनाई, बहुत सारे ऐसा कार्य किए जो क्रूरता से करते थे, इसीलिए इसे काफ़ी ज़्यादा ना वहाँ के दरबारी लोग परेशान रहते थे। तो इनके द्वारा किए गए कार्य के बारे में सबसे पहले जानते हैं। तो इन्होंने जैसे ही शासक बनते हैं वैसे ही इन्होंने क्या किया, 1266 ईस्वी में जो हम बताए थे इल्तुतमिश के समय तुर्कान ए चहलगानी, इस तुर्कान ए चहलगानी का जो पद होता था सबसे पहले इसी को क्या किया, समाप्त किया। क्योंकि इनको लगता था कि जो क्षेत्रीय शासक थे, छोटे जो बटा हुआ जो शासक थे, इनको लगता था कि ये क्षेत्र क्या कर रहे हैं, ये कुछ दिनों में आने में ये खुद ही ना सारे क्षेत्र को कब्जा ना कर ले।
और ये क्षेत्र अपने आप को काफ़ी स्वतंत्र कर रहे थे, इसीलिए इन्होंने इस क्षेत्र को क्या किया, कब्जा करना शुरू, इसीलिए इस पद को हटा दिया इन्होंने। ठीक है, अब आगे जानते हैं हम लोग। इन्होंने कार्य क्या किया उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले ये तुर्कानी चहलगानी का पद समाप्त किया। इन्होंने देवीय सिद्धांत को अपनाया। ठीक है, इसका अर्थ होता है इन्होंने 2 पद को अपनाया गया देवीय सिद्धांत को, जिनका नाम था जिल ए इलाही, ये पहला था, और दूसरा था नियामत ए खुदाई। ठीक है, जिन ए इलाही, नियामत ए खुदाई। इसका मतलब ये होता था कि अब जो तुम्हारे भगवान हैं वो हम ही हैं। इसका मतलब इन्होंने अपने दरबार में ऐलान करवा दिया कि अब तुम्हारे जो भगवान है वो हम ही हैं, मतलब खुद ही राजा ही हैं, अब इसके सिवाय तुम्हारा कोई भगवान नहीं है। इसका अर्थ ये होता है जिन ए इलाही और नियामत ए खुदाई। राइट, इन्हें 2 पद और ईजाद किए हैं इनके द्वारा, एक और सिजदा और पैबोज। सिजदा और पैबोज, इसका मतलब क्या होता है, इन्हें एक और पद बनाया। ये तो देवीय सिद्धांत को अपनाया और इन्होंने पद भी बनाया। इसने 2 पद बनाए, सिजदा और पैबोज। इसका अर्थ होता था कि कोई भी व्यक्ति आए, सिजदा का अर्थ होता था कोई भी व्यक्ति आए हमारे दरबार में तो क्या करे, अपने बात करने से पहले अपना सर को झुका करके बात करे। ठीक है, और पैबोज का अर्थ होता है कोई भी व्यक्ति आए शासक के पास तो शासक के पैर को क्या करे, वो चूमे, मतलब उसको साफ सुथरा करके उसको चूमे। ठीक है, ये दोनों का अर्थ ये होता था। उसके बाद और इसके द्वारा क्या कार्य किया गया उसके बारे में जानते हैं। इन्होंने अपने दरबार में हंसी मजाक को प्रतिबंध कर दिया। अब देखिए कैसा शासक है, ऐसा व्यक्ति जो अपने दरबार में हंसी मजाक ना करे तो फिर कैसा शासक। शासक का अर्थ होता है हर व्यक्ति को कुछ बोलने की स्वतंत्रता मिलना चाहिए, हंसने की स्वतंत्रता होना चाहिए, लेकिन ये क्या किया, अपने दरबार में हंसी मजाक को प्रतिबंध लगा दिया। अब ये जानते हैं इन्होंने अपने दरबार में खुद को सुरक्षा के लिए अफ्रीका से अंगरक्षक लाए थे। अब देखिए खुद को रक्षा के लिए अंगरक्षक बुलाया, कहाँ से, अफ्रीका से। ठीक है, इन्होंने क्या किया, जो नवरोज का त्यौहार होता है, नवरोज का जो त्यौहार का जो शुरू किया गया था किसके द्वारा, बलबन के द्वारा ही शुरू किया गया था। नवरोज का त्यौहार अपने क्षेत्र में क्या किया, शुरू किया। ठीक है, और इनके द्वारा क्या कार्य किया गया, इन्होंने देवीय सिद्धांत को अपनाया, सीधा पैबोस को अपनाया। ठीक है, दरबार में हंसी मजाक पूरी तरह से प्रतिबंध कर दिया, अफ्रीका के अंगरक्षक लाए और नवरोज के त्यौहार को अपने क्षेत्र में मनाना शुरू किया।
नौरोज का त्यौहार मनाना शुरू किया। कहाँ पे? अपने क्षेत्र में। ठीक है, इन्होंने क्या किया था? लो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है ये, लो और रक्त की नीति। एग्जाम में पूछ देगा कि लो और रक्त की नीति किसने अपनाई थी? लो और रक्त की नीति अपनाया था। बताइए, इसका मतलब होता है कि इन्होंने कोई भी कार्य, कोई भी गलती करे उसको इतना मारा जाए कि पूरी तरह से क्या हो, वो अधमरा हो जाए, ऐसा नीति था। कुछ भी गलती करने पर उसको इतना बड़ा दंड दिया जाता था जो उसके लायक भी नहीं रहता था। ठीक है, तो इसी को बोला जाता है लो और रक्त की नीति। इसलिए इसके दरबार में कभी भी उतना हल्ला उल्ला नहीं होता था। ठीक है, क्योंकि उन्होंने सब चीज़ पे क्या किया था? प्रतिबंध लगा दिया था। अब दरबार में हल्ला उल्ला होबे नहीं करेगा तो दरबार का शोभा बढ़ेगा? सोचिए। तो ये महान शासक, इन्होंने सब चीज़ पर प्रतिबंध ही लगा दिया था। ठीक है, तो इरेज कर देते इसके को अपनाया। इन्होंने दो विभाग बनाया था। इन्हें दो विभाग बनाया था। दो विभाग, एक था पृथक विभाग और एक था गुप्तचर विभाग। ठीक है, पृथक विभाग को जो कहा जाता था वो दीवान ए अर्ज। ठीक है, और गुप्तचर विभाग को कहा जाता था दीवान ए बरीद। ठीक, ये पृथक विभाग और गुप्तचर विभाग दो विभाग बनाए थे इन्होंने। अब इनके दरबार में एक पर होता है क्या कि बंगाल के गवर्नर तुगरिन खां ने आक्रमण करता है। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया? कि अवध के इक्तेदार, इनके इक्तेदार हुआ करते थे, इक्तेदार, जिनका नाम था अमीन खां ने इनको युद्ध करने के लिए भेजा। बलबन ने अमीन खां को तुगरिन खां के साथ युद्ध करने के लिए भेजा, लेकिन अमीन खां ने युद्ध में क्या हो जाते हैं? हार जाते हैं, जिसके कारण से बलबन ने अमीन खां को सर धड़ से अलग कर अवध का जो मुख्य द्वार होता था, मुख्य द्वार पर लटका दिया था। ठीक है, तो इतना डेंजर शासक थे कि जब कोई युद्ध में पराजित हो जाता है तो उसको फिर प्रोत्साहन देना चाहिए कि अब अगर हारे हैं तो क्या कर सकते हैं, अब बड़ी सेना में लेकर के फिर से अटैक करके उसको फिर से पराजित कर सकता था वो। लेकिन इसका सर धड़ से इतना बड़ा गलती नहीं किया था, क्योंकि युद्ध में तो हार जीत का रहता ही है। लेकिन इसका क्या किया था? सर धड़ से अलग करके अवध के मुख्य द्वार पर लटका दिया था। तो इतना ये
गुलाम वंश के बारे में हम लोग चर्चा किए, ठीक है। गुलाम वंश के बारे में हम लोग इतना ही चर्चा करना था, क्योंकि इतने ही कुछ महत्वपूर्ण शासक थे। जो अंतिम शासक होता है गुलाम वंश के अंतिम शासक कौन थे? क्यू मार्स, ठीक है। अंतिम शासक कौन बने? अंतिम शासक कौन थे गुलाम वंश के? तो याद रखिएगा क्यू मार्स। उसके बाद गुलाम वंश का पूरी तरह से पतन हो जाता है और अगला वंश फिर से आता है, जिसको हम लोग जानते हैं गुलाम के बाद कौन सा वंश आता है, हम बताया था आगे, खिलजी वंश। तो हम लोग अगले क्लास में हम लोग खिलजी वंश के बारे में चर्चा करेंगे, राइट। तो आप लोग को अच्छा लग रहा होगा ये क्लास, हम लोग प्रयास करें आप लोग सभी को समझाने के लिए। तो मिलते हैं एक और बेहतर क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।